हो गए, थैंक यू। बिल्कुल श्रेयांश, आदत छूट गया है। विवेक, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। बिल्कुल, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 6। अ टैंक ऑफ ए स्क्वायर बेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय अ वर्टिकल पार्टीशन इन द मिडल। ठीक है। द बॉटम ऑफ द पार्टीशन हैज अ स्मॉल हिंज डोर ऑफ एरिया 20 centimeter square. The tank is filled with the water in one compartment to the height 4 meter. Okay, great. How much liquid of the relative density 1.7 be put in the other compartment to keep the door closed? Okay, great. If the level of water is increased or decreased so that it equals to the level of liquid calculated, then find the force required to keep the door closed. ओके विवेक, क्वेश्चन आप समझ पाए हो? आई थिंक ये क्वेश्चन रियांश को भी पूछना था। यस, क्या आप लोग क्वेश्चन समझ पाए? क्वेश्चन का फिगर बना पाए? अगर फिगर बना पाएंगे तभी जाकर के ये क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। देखिए, टैंक कुछ ऐसा होगा और इसके बीच में एक डोर लगा हुआ है। वैसे तो ये पूरा यहां से यहां तक पार्टीशन है फुल ऑन, लेकिन यहाँ पर एक एक डोर ऐसा है जिसके साथ हिंज लगा हुआ है। हिंज मतलब इट कैन ओपन। तो ये यहाँ के बाद का जो डोर है ये हिंज पार्ट है। अब एक साइड में लिक्विड भर दिया, किसी एक पार्टिकुलर तरह का लिक्विड होगा जो कि इस साइड में होगा, और एक दूसरे साइड में भी लिक्विड को भरना है। इसका भी स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया। अब इमेजिन करिए कि अगर इस डोर को ओपन नहीं होने देना है, क्लोज रखना है, तो दोनों साइड के तरफ से जो फोर्स लग रहा होगा वो फोर्स को अपने को क्या रखना पड़ेगा? कांस्टेंट। दैट इज द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मुझे इस डोर को क्लोज रखना है तो दोनों साइड से लगने वाले फोर्स, या कह सकते हो कि नेट फोर्स इस पर जो लग रहा होगा वो होना चाहिए 0। नाउ कैलकुलेट अ टैंक ऑफ ए स्क्वायर बेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर इज डिवाइडेड, मतलब इसका जो विड्थ होगा, अगर आप टॉप से देखेंगे, एक्चुअली इसका अगर आप 3D फिगर देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये कुछ इस तरह से होगा। ये यहाँ पर एक, सॉरी, ये आपको बीच में एक वॉल पार्टीशन कर दिया गया होगा, और जो ये जो वॉल जो होगा जिसको हमको ओपन नहीं होने देना है, ये इस तरह से कुछ रहा होगा यहाँ पर। ओके, ये स्क्वायर बेस है। स्क्वायर बेस मतलब ये जो साइड होगा ये पूरा 1 मीटर बाई 1 मीटर का होगा। इसका मतलब इसका वेथ होगा 1 मीटर, और ये भी कितना होगा? 1 मीटर। तो ये जो गेट जो दिख रहा है आपको, गेट का, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर दूं। जस्ट अ मिनट। ये जो यहाँ पर जो गेट बना होगा, ये गेट का जो विथ होगा ये भी कितना होगा? 1 मीटर ही होगा। दिस विथ इज 1 मीटर। ओके, और इसके बाद क्या बोल रहा है? 1 मीटर इज डिवाइडेड बाई अ वर्टिकल पार्टीशन in the middle. The bottom of the partition has a small hinged door of area 20 centimeter square. Of course, अगर इसका एरिया अगर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इस पर लगने वाला जो फोर्स होगा, वो फोर्स होगा इस पॉइंट पर प्रेशर, दैट प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय इसका एरिया। This will be the force exerted by the liquid from this side. So P1 into A1,
should be equals to P2 into A2। आप कह सकते हो कि सिंस A1 इज इक्वल टू A2 सॉरी A1 इज इक्वल टू A2, तो आप ये कैंसिल आउट करके आप लिख सकते हो कि P1 शुड बी इक्वल्स टू P2। मतलब दोनों साइड में जो प्रेशर होना चाहिए वो अपने को चाहिए इक्वल एट द डेप्थ ऑफ H। यहां से H हाइट की दूरी पर जो भी हाइट होगा उस पर्टिकुलर हाइट पर हमारे जो डेप्थ पर प्रेशर होना चाहिए वो होना चाहिए इक्वल दोनों साइड में। नाउ अब आपको दिया गया कि द टैंक इज फिल्ड विद द वाटर इन वन कंपार्टमेंट। मान लीजिए कि इस कंपार्टमेंट में पूरे में पानी भर देते हैं जिसका डेप्थ होगा 4 मीटर, तो बगल वाले कंपार्टमेंट में इफ द लेवल ऑफ द हाउ मच liquid of relative density 1.7 should be put in the other compartment to keep the door closed। तो बगल वाले कंपार्टमेंट में कितना हाइट का लिक्विड रखना पड़ेगा, तो दोनों साइड के प्रेशर को इक्वेट कर दीजिए। रो ऑफ वाटर G इंटू 4 मीटर शुड बी इक्वल्स टू रो ऑफ जो भी लिक्विड होगा G इंटू H। जी काट दीजिए, यहां से आ जाएगा 4000 डिवाइडेड बाई 1.7 का हो जाएगा कितना 1700। कहाँ गया 1.7 रिलेटिव डेंसिटी 1.7 मतलब हो गया ये हो जाएगा 1700। सो H विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 17 दूनी का 34 वट एवर जो भी आएगा वो आएगा आंसर। हाइट विल बी अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर, 2 प्लस समथिंग रहेगा। If the level of water is increased or decreased so that it equals the level of liquid calculated। okay, अगर दूसरा क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि अगर पानी का जो हाइट है ये जितना भी वैल्यू आएगा H का वैल्यू कितना आ रहा है, किसी ने कैलकुलेट किया क्या 34 16 40 16 17 10 अप्रोक्सीमेट 2.9 2.8 के आसपास आ जाएगा। तो बोल रहा है कि अगर पानी का हाइट 2.8 मीटर हो जाएगा तो कितना फोर्स और लगाना पड़ेगा। करेक्ट। सो इन दैट केस जब पानी का इतना प्रेशर होगा अदर्स त्यागी 2.35 आ रहा है क्या, ओके ग्रेट, सो दिस विल बी 2.35। अगर अगर पानी का लेवल 2.3 हो जाएगा तो सोचिए कि क्या होगा। इस साइड में पानी का प्रेशर 2.3, इधर भी ये जो लिक्विड है जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.7 है ये इस साइड में इधर भरा पड़ा होगा, इधर पानी रहेगा, तो इधर से इधर की तरफ इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस। देयर विल बी प्रेशर डिफरेंस P2 माइनस P1 है ना। इतना प्रेशर डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय ये जो गेट का जो भी एरिया होगा, याद रखिएगा ये प्रेशर जो भी आएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और जो एरिया दिया गया है ये आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया गया है। तो 20 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा, रो ऑफ लिक्विड G इंटू H का वैल्यू है 2.3 माइनस रो ऑफ वाटर इंटू G इंटू 2.3। G इंटू 2.3 बोले तो 23 बाहर आ जाएगा और यहां पर बच जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻⁴। करेक्ट। इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां से 23 G इंटू 2.3 ये वैल्यू हो जाएगा कितना 23। यहां से बचेगा रो ऑफ लिक्विड माइनस रो ऑफ वाटर इंटू 20 इंटू 10⁻⁻⁴। तो ये हो जाएगा कितना 346 460 460 इंटू 10⁻⁻⁴ और ये हो जाएगा 1700 माइनस 1000 बोले तो 700। सॉल्व करिए जो भी आएगा वो होगा आंसर। ये वाला आंसर मैच कर गया क्या श्रेयांश, ये करेक्ट है क्या 2.35 ही है क्या।
हेलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? ये समझ में आया क्या? किसका था? रेयांश एंड विवेक, इज इट करेक्ट? हाइट सही है सर। मृगांक बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 किसी ने पूछा था? श्रेयांश ने पूछा था। ओके, श्रेयांश क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है कि क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स पार्शियली इन द वाटर एंड पार्शियली इन केरोसिन ऑयल, फाइंड द रेशियो ऑफ, बिल्कुल बिल्कुल, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज्ड इन द वाटर टू दैट इमर्ज्ड इन द केरोसिन ऑयल, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ क्वेश्चन इज इतना इतना। अब श्रेयांश, इसमें क्या होगा? देखो, ये जो भी ब्लॉक है, इसका नीचे की तरफ जो वेट होगा mg फोर्स, और इसके ऊपर की तरफ जो बायोंट फोर्स होंगे, ये इक्वल होंगे, ये आपको भी पता है ना? तभी जाकर के ये फ्लोट करेगा। अब ये mg फोर्स तो आपको पता है कि कैसे निकलेगा, रो इंटू वी इंटू जी, करेक्ट? दैट विल बी द mg फोर्स। बायोंट फोर्स कैसे निकलेगा, ये जरा इमेजिन करिए। बायोंट फोर्स में देखिए कि आप, इसको थोड़ा मैं जूम करता हूं, इस फिगर को जरा जूम करता हूं मैं। सही है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। कहाँ गया भाई जूम? जस्ट अ मिनट, मेरा सिस्टम लैग कर रहा है सर। एक मिनट श्रेयांश, मेरा सिस्टम लैग किया। इक्वेशन में है तो mg इज इक्वल टू एफ बी होगा ना सर? बिल्कुल बिल्कुल, इक्विलिब्रियम में है, बिल्कुल mg इज इक्वल टू एफ बी तो होना ही चाहिए। अब मैं यही बोल रहा था कि उस क्वेश्चन में आपको मान लेना है कि से v इज द टोटल वॉल्यूम। अगर v डैश पानी के अंदर है तो v माइनस वी डैश केरोसिन के अंदर होगा। ओके, उसके बाद आपको इक्वेशन सेट करना होगा कि टोटल बायोंट फोर्स को ऐड करना पड़ेगा। रुको रुको, मैं लिख तो सकता ही हूँ ना। mg इज इक्वल टू बायोंट फोर्स एफ बी करिएगा। mg इज इक्वल टू बायोंट फोर्स इक्वल टू क्या होगा? मान लेते हैं कि देखो, v जो है टोटल वॉल्यूम है, और v डैश है, ये है वाटर के अंदर, इतना वॉल्यूम वाटर के अंदर होगा। तो v माइनस वी डैश ये हो जाएगा किस में? केरोसिन में। इतना जो आपका वॉल्यूम होगा ये केरोसिन के अंदर डूबा होगा, ये वाटर के अंदर डूबा होगा। तो बायोंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू रो इंटू वी डैश इंटू जी, करेक्ट? ये रो ऑफ वाटर होगा, प्लस रो इंटू वी माइनस वी डैश, ये केरोसिन का होगा, इंटू जी, शुड बी इक्वल्स टू एम जी। जी 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 सब कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या बचेगा? मास, दैट इज द रो ऑफ दैट, जो भी ऑब्जेक्ट है, रो ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू टोटल वॉल्यूम, रो वी इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर इनटू वी डैश प्लस रो ऑफ केरोसिन इनटू वी माइनस वी डैश, करेक्ट? अपने को चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन, और अपने को कैलकुलेट क्या करना है? द रेशियो ऑफ, दैट इज द, आई थिंक वी डैश बाई वी पूछा गया है, या वी बाई वी डैश कुछ तो पूछा है।
मेरे पास क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। हाँ आ गया आ गया, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ ये है ना, हमसे पूछा गया है इसी द फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आइस सबमर्ज्ड इनटू द वाटर टू दैट इमर्ज्ड इन द केरोसिन। तो हमने किसको माना है, वी डैश को माना है वाटर के अंदर, एंड वी माइनस वी डैश को माना है केरोसिन के अंदर। तो अपने को रेशियो चाहिए किसके किसके बीच में, अपने को रेशियो चाहिए वी डैश, वी डैश डिवाइडेड बाय वी माइनस वी डैश। ये अपने को रिक्वायर्ड है। ये रहा हमारे पास इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन, ठीक है। रो नॉट वी इज इक्वल टू रो ऑफ वाटर वी डैश माइनस रो ऑफ केरोसिन वी माइनस वी डैश। ये हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से आप वी और वी डैश के टर्म्स में लेकर के चले आइए। वी वाले टर्म्स को एक साइड में लेकर के चले जाएंगे, रो ऑफ वाटर को एक साइड में लेकर चले जाएंगे। लेकिन इसमें आइस क्यूब, ओके क्यूब ऑफ आइस फ्लोट्स। ओके तो आइस का आपको ग्रेविटी पता है क्या, रो का वैल्यू, डेंसिटी। हाँ तो आइस का डेंसिटी 900 होता है। बिल्कुल आस्था, आइस का डेंसिटी होता है 900। यू कैन यूज दैट 900 ओवर देयर। ये वाला आप वैल्यू यहाँ पर पुट करिए, वी एंड वी डैश के बीच में आपको रिलेशन मिल जाएगा। इसका था श्रेयांश, ये क्लियर हुआ क्या, कैसे करेंगे। आपको यहाँ पे v बाई वी डैश का एक रेशियो मिलेगा, आप वहां पर या तो v की जगह पर v डैश रख दीजिएगा या v डैश की जगह पर v रखिएगा, लास्ट में ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको एक रेशियो मिल जाएगा प्रॉपर। मैं इसके आगे और सॉल्व करूं। ओके ग्रेट, क्वेश्चन नंबर 8 आस्था, इसको क्लियर करने दो। ओके क्वेश्चन नंबर 8, what should be the size of hollow metal ball so that it does not sink in water? What should be the size of the hollow metal ball so that it does not sink in water? Assume that the the thickness of the metal sheet is negligible. The per unit area mass per unit area of the metal is 3 kg per meter square. Okay. ओके ठीक है आस्था, अगर इसको पानी में नहीं डूबना है, इसका मतलब ये जो भी आपके पास स्फीयर है हॉलो मेटल बॉल, ये जो भी मेटल बॉल है, इसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ बॉल शुड बी लेस देन इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ वाटर होना चाहिए, करेक्ट। अगर वाटर से डेंसिटी इसका ज्यादा हुआ तो ये पानी में डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। लेट्स फाइंड दैट कंडीशन। मैं बॉल का डेंसिटी फाइंड आउट कर लेता हूं। वी हैव एरिया डेंसिटी, अगर देखो यहां पर मैं एरिया से इस बॉल के सरफेस एरिया से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाएगा बॉल का क्या, मास। लेट्स डू इट। स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 बाई पाई, 4 पाई आर स्क्वायर, करेक्ट।
स्फीयर का सरफेस एरिया, तो हमारे पास मास मिल जाएगा, मास इज इक्वल टू 3 into 4 pi r that will be the mass of the ball divided by, अगर r रेडियस है उस बॉल का तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 4/3 pi r cube, that will be the total volume of that hollow metallic ball. अब ये पाई से पाई कैंसल, 4 से 4 कैंसल, r स्क्वायर से r कैंसल, ये कितना आ जाएगा वैल्यू 9 divided by r, that should be less than equals to कितना 1000 kg per meter cube. So r is equal to कितना हो जाएगा 0.009 मीटर, या कह सकते हो 0.9 सेंटीमीटर. That should be the radius of that ball. I think आस्था क्लियर है क्या? आस्था ओके. आंसर भी चेक करते रहिएगा, अगर कहीं आंसर में कुछ डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा. और किसी का कोई डाउट रह गया है? आदित्य, आदर्श, आस्था, कोमल, मृगांक, श्रेयांश, स्नेहा. ओके, आस्था 10. इलेवन का आंसर मैच नहीं कर रहा है. ओके मृगांक, विल बैक टू यू. पहले क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. A body of density rho and volume v is floating in a liquid of density sigma placed in an elevator going up with the acceleration a naught. The body is completely immersed in a liquid. Calculate the force of buoyancy on the body. इसमें क्या दिक्कत है? आदर्श बोल रहा है रिपीट प्रीवियस क्वेश्चन. आदर्श कौन सा प्रीवियस, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहे हो? प्रीवियस क्वेश्चन का नंबर भी लिख देते भाई. कौन सा प्रीवियस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 8. ओके डन. आदर्श, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि से व्हाट शुड बी द साइज ऑफ हॉलो मेटल बॉल सो दैट इट डज नॉट सिंक इन द वाटर. यू नो, जब आप लोग डेरिवेशन वगैरह कुछ किए होंगे, अच्छा अभी तो आप लोग ग्रेविटेशन नहीं पढ़े हो. जो हॉलो स्फीयर है, हॉलो स्फीयर का बोल रहा है कि थिकनेस को आपको करना है नेग्लेक्ट. तो मान लीजिए कि यह आपका हॉलो स्फीयर हो गया, इसका कुछ थिकनेस होगा टी, पर वी हैव टू नेग्लेक्ट दैट. हमें क्या दिया गया है? आपको दिया गया है 3 kg पर मीटर स्क्वायर. दैट इज कॉल्ड एज एरिया डेंसिटी. दिस इज कॉल्ड एज एरिया डेंसिटी. जब आप लोग डेरिवेशन करेंगे, रोटेशन, सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब पढ़ेंगे, तब आप लोगों को 3 तरह का डेंसिटी पढ़ना पड़ेगा. एक पढ़ना पड़ेगा लीनियर डेंसिटी, दूसरा पढ़ना पड़ेगा एरिया डेंसिटी, और तीसरा पढ़ना पड़ेगा वॉल्यूम डेंसिटी. जितने भी 3D ऑब्जेक्ट हैं सबके मास 3 तरह से डिवाइड किया जाता है. जैसे अगर ये एक पेन है, इट्स लाइक अ रॉड, अ थिन रॉड, its whole mass is distributed over its length. सिमिलरली अगर आप कोई भी पेपर ले लीजिए तो पेपर का थिकनेस बहुत ही पतला होता है, तो यू कैन से दैट कि द होल मास ऑफ दैट पेपर इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एरिया, दैट इज कॉल्ड एज एरिया डेंसिटी.
तो सिमिलरली ये एक क्या है, हॉलो स्फीयर है। हम कह सकते हैं कि इसका टोटल का टोटल मास इसके सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट है, एंड दैट इज गिवन बाय 3 kg per meter square. So we can write over here दैट मास ऑफ, अगर मान लीजिए कि इस स्फीयर का रेडियस है कुछ r, तो इस स्फीयर का जो मास होगा दैट मास विल बी इक्वल्स टू रो इंटू वी। अब रो अपने को पता नहीं है, तो हम लोग डेंसिटी निकाले थे ना क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में बोला है कि सर हमें कुछ ऐसा साइज बताइए सो डैट कि इट डज नॉट सिंक इन वाटर, ये पानी में नहीं डूबना चाहिए। और ये कंडीशन हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी चीज जिसको पानी में नहीं डूबना है उसका डेंसिटी वाटर के डेंसिटी से कम होना पड़ेगा, तभी जाकर के वो फ्लोट कर पाएगा, अदरवाइज इट विल सिंक। तो अगर मैं इस सेल का, इस हॉलो स्फीयर का मैं डेंसिटी कैलकुलेट कर लूं, मैं ये डेंसिटी कैलकुलेट कर लूं, और अगर मैं इसको पानी से कम दिखा दूं तो मेरा काम हो जाएगा। So let's calculate its mass divided by its volume. So rho will be equals to mass by volume. मास कितना हो जाएगा, एरिया डेंसिटी दिया गया है तो इसके सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एरिया डेंसिटी इज 3 एंड फॉर्मूला ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आर स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई, 4 से 4, तो यहां से बच जाएगा 9/r, 9/r। अगर ये मेरा डेंसिटी है, इसका मतलब एज पर दिस कंसेप्ट 9/r शुड बी लेस देन इक्वल्स टू रो ऑफ वाटर। हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम साइज बताइए, मैक्सिमम साइज मतलब ये हो गया कि 9/r कितने के बराबर होना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल्स टू 1000। So R will be equals to 9/1000 meter. I hope others this will very clear to you. Is it okay? Others? Okay, let's move on to the next question. Question number 10. Okay, great. Thank you. Here it is question number 10. Question number 10 में बोला जा रहा है, see always try to find out कि क्या पूछा क्या जा रहा है। जो चीज पूछा जा रहा है आपसे, अगर वो आपको फॉर्मूला पता है तो वो फॉर्मूले को एक बार लिख लीजिए। उसमें जो भी गिवन डेटा चाहिए, जो भी रिक्वायर्ड है, वो आप क्वेश्चन में ढूंढिए कि उसमें से क्या क्या दिया है। अगर दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो जरूर कुछ ना कुछ क्लू दिया होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए। यही था क्या क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ एन आइस। आई थिंक ये तो क्लासरूम में डायरेक्ट कराए होंगे सर, 90% याद हो गया ये तो। ये नहीं, आई सी, हाँ ये था क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया है। हाँ, a body of density rho and volume v is floating in a liquid of density sigma placed in an elevator going up with acceleration a naught. The body is completely immersed in the liquid. बॉडी पूरे तरह से लिक्विड के अंदर इमर्स्ड है। Calculate the force of buoyancy on the body. That will be equals to sigma into v into g. अगर देखिए कंप्लीटली इमर्स बोल रहा है, द बॉडी इज कंप्लीटली इमर्स इन लिक्विड, इसका मतलब जो भी उस पर फोर्स लगेगा दैट विल बी इक्वल्स टू सिग्मा v इंटू जी होगा। कहाँ गया चैट? किसका डाउट था ये? श्रेयांश आपका था, किसका था?
सिग्मा वी इंटू जी होगा इसमें। हेलो, विजय देयर। क्वेश्चन नंबर 10 किसने पूछा था? क्वेश्चन नंबर 10 किसका डाउट था भाई? ओके, मृगांक। मृगांक का 11 है, लावारिस क्वेश्चन है, हो सकता है। ओके, लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, आस्था ने पूछा था। आस्था, इसका सिग्मा वी इंटू जी होगा। भाई, आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो क्या कि एक्सेलरेशन ए नॉट ऊपर के तरफ है? आई मीन, आपको कंफ्यूजन क्या था इस क्वेश्चन में? सी, बायोंसी फोर्स इज नॉट ड्यू टू द स्यूडो फोर्स, और ये किसी भी स्यूडो फोर्स स्यूडो कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता है। ओके, जस्ट अ मिनट आस्था, मैं आपका हैंड, वेट 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 वेट। ओके, यस, यू कैन अनम्यूट। सर इसमें एलिवेटर में दिया है तो इस पर स्यूडो फोर्स भी न लगेगा एलिवेटर पर? बिल्कुल, एलिवेटर पर स्यूडो फोर्स लगेगा, पर आपने शायद आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ध्यान से नहीं समझा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस इन लिक्विड। आपके पास जो भी ये सब कंडीशन आता है ना, रो वी जी वगैरह जो भी है, दिस इज ऑल ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस। आपको डेरिवेशन देखा है क्या? आपने डेरिवेशन यस। किया क्या? डेरिवेशन याद है? यस सर। तो डेरिवेशन याद है तो उसमें आपने देखा होगा कि अगर कोई भी ब्लॉक को किसी भी लिक्विड में ड्रॉप करते हो, तो लेट से अगर इनके बीच में हाइट का डिफरेंस है h, ये h हाइट का है, तो इनके बीच में जो प्रेशर डिफरेंस होगा, दैट प्रेशर डिफरेंस इज द बायोंट फोर्स। ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगता है ना? बायोंट फोर्स कहीं एक्स्ट्रा नहीं है, दिस इज नॉट ड्यू टू द स्यूडो फोर्स। ये लिक्विड के प्रेशर डिफरेंस के वजह से ही होता है। यस और नो? यस सर। तो अगर यहाँ पर स्यूडो फोर्स लगेगा, तो स्यूडो फोर्स लिक्विड के एलिमेंट्स पर, सारे लिक्विड्स के एलिमेंट पर भी स्यूडो फोर्स लगने चाहिए। तो ओवरऑल जब आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो स्यूडो फोर्स वाला कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाता है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 11 है, टैंक ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन 2 into 2 मीटर इज filled with water up to the height of 2.5 meter. Okay, find the thrust experienced by the vertical wall. Find the thrust experienced by the vertical wall at the bottom of the tank. Vertical wall, ठीक है। इंटीग्रेट किए थे वर्टिकल वॉल के लिए, वो तो ठीक है, दैट विल बी द टोटल आएगा ना। तो फाइंड द थ्रस्ट एक्सपीरियंस बाय द वर्टिकल वॉल। अच्छा अच्छा, वर्टिकल वॉल्स एंड द बॉटम, एंड दिया हुआ है, मुझे लगा एट लिखा हुआ। एंड द बॉटम ऑफ द टैंक, हाँ ठीक है। वर्टिकल वॉल के लिए तो आपको इंटीग्रेट ही करना पड़ेगा। तो मेरे का क्या इशू आया? एलिमेंट सेलेक्ट किए ना? एट द डिस्टेंस ऑफ y, नीचे जाइए, लेट से ये टॉप है, और यहां से y डिस्टेंस के नीचे आप dy थिकनेस का, आप dy थिकनेस कैलकुलेट करिए। अगर ये वॉल का चौड़ाई कुछ b मीटर के आसपास है, लेट से कि ये a मीटर या b मीटर जो भी है, तो ये जो आपने जो एलिमेंट सेलेक्ट किया, इस एलिमेंट पर जो फोर्स लगेगा, दैट विल बी इक्वल्स टू रो जी वाई इंटू बी इंटू डी वाई। इतना फोर्स लगेगा। आंसर मैच नहीं किया, वर्टिकल वॉल वाला बॉटम वाला हो गया, वर्टिकल वॉल वाला मैच नहीं किया। बाय द वर्टिकल वॉल्स, वॉल्स दिया हुआ है मतलब 4 होगा, जो भी आएगा उसमें से आपको 4 गुना करना पड़ेगा।
वॉल्स दिया गया है यहाँ पर, तो लेट्स कैलकुलेट इट ना। हम यहाँ पर ये कर देते हैं, स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है 2 मीटर 2 मीटर का है, इसका मतलब ये जो बी का वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा 2 मीटर। पानी तो है ही, रो जी है ही, ठीक है। लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगा जाएंगे, वाई का वैल्यू होगा ये 0 से लेकर के 2.5 तक वेरी करेगा। तो रो जी को बाहर निकाल लेते हैं, बोले तो 1000 गुना 10, बोले तो 10,000। वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, बोले तो 2.5 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू बी का भी वैल्यू है, बी है 2 का वैल्यू 2, तो 2 2 कट जाएगा, ये हो जाएगा 2.225, तो 2.25 इंटू 10,000, मतलब इसको उड़ाएंगे तो 2 हट जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा, 2 जीरो यहाँ पर पुट कर दीजिए, दैट विल बी 22,500 ऑन वन वॉल। तो 4 वॉल के ऊपर 4 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ 225 गुना 4, लगभग 8, 10,000 तो यही हो जाएगा यार। इंटू 4 करिए, कितना आएगा, आ रहा है क्या मृगांक? ट्वेंटी टू पॉइंट सेवन दिया है क्या? हम लोगों का 22.5 आ रहा है। अगर 0.7 और 0.5 में कंफ्यूजन है तो लीव इट। हम्म, या ओके। और कौन सा क्वेश्चन है नेक्स्ट? होमवर्क 16, ये रहा होमवर्क, और इधर आ जाते हैं 16 पर, डायरेक्ट 16 है। 15 16 15 16 16 16 16, ओके। ब्लड ट्रांसफर हो रहा है। ओके ठीक है। So during blood transfusion, the needle is inserted in a vein where the absolute pressure is 1.03 10 raised to power 5 plus Pascal. ठीक है। हमारे ब्लड के अंदर भी जो प्रेशर होता है वो लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही होता है ना, ये ट्रू भी है। अगर ज्यादा हुआ या बहुत ज्यादा हुआ या बहुत कम हो गया तो केसेस क्या हो जाएंगे कि आपका उसी समय आपका ब्लड, मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं ना ब्रेन हैमरेज होना। ब्रेन हैमरेज हो सकता है, हाँ बिल्कुल, ब्लास्ट भी हो सकता है। होता है ना वेल मछली के केस में, वेल मछली जब मर जाती है तो उसके ब्लड में बहुत सारे गैस बनने लगते हैं, फिर वो अचानक से ब्लास्ट करता है मछली। तो या that pressure is 1.03 into 10 raised to power 5 Pascal. At what height must the blood container be placed so that the blood may just enter the vein? ये तो क्लियर हो गया होगा ना, ये तो बन गया होगा। पहला वाला बना है क्या मृगांक? मृगांक आई थिंक तुम्हारा ही डाउट है ना। ओके, दूसरा वाला, दूसरा बताना है क्या? हाँ, a patient whose blood pressure is high needs the blood container to kept at 5 centimeter higher than usual. What is the gauge pressure in the patient's vein? You know what? अरे भाई, किसी पेशेंट को पानी चढ़ते हुए देखे हो क्या? पेशेंट को पानी चढ़ते हुए देखते हो? मैं, आप अनम्यूट कर सकते हो, वैसे सब लोग गायब हो चुके हैं तो
यू कैन जस्ट अनम्यूट, इनम्यूट करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। यस सर। अच्छा, तुम्हें भी चढ़ा है, इसका मतलब आपको कंसेप्ट बहुत क्लियर है कि पानी जब भी चढ़ाना होता है तो बोतल को थोड़ा ऊपर रखते हैं। अब ये बोल रहा है कि अगर नॉर्मल लोग को पानी चढ़ाया जा रहा है लेट से कि h सेंटीमीटर हाइट से, तो एक आदमी का जिसका बीपी हाई है ना, वो कोई भी हो सकता है जिसका बीपी हाई हो सकता है ना, अगर उसका बीपी हाई है तो उसको पानी चढ़ाने के लिए नॉर्मल हाइट से 5 सेंटीमीटर ऊपर रखना पड़ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि उस आदमी का नॉर्मल आदमी से प्रेशर कितना ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि उसका ये ब्लड का जितना प्रेशर आएगा रो ऑफ ब्लड इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। यही तो हो गया ना। अब रो ऑफ ब्लड आपको पता है, जी का वैल्यू पता है, 5 सेंटीमीटर ये है, मतलब नॉर्मल आदमी से इतना प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। पी ऑफ नॉर्मल बॉडी, नॉर्मल प्लस इतना। अब ये जो भी वैल्यू आया, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द गॉज प्रेशर। नाउ व्हाट इज द गॉज प्रेशर? द टोटल प्रेशर जो भी आपको आ रहा है माइनस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप कर दीजिए, करेक्ट ना, दैट इज द गॉज प्रेशर, रॉ जी एच। यस, तो जब हम लोग यहाँ पर गॉज प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस करेंगे तो मैंने बोला कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर और ये नॉर्मल प्रेशर दोनों क्या है, सेम। तो जो भी गॉज प्रेशर आएगा वो कितना आ जाएगा, रो ऑफ ब्लड जो जी इंटू एच। सर इसको सेंटीमीटर है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। मीटर में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सर 20 नंबर। 20 नंबर, इसको चेक कर लीजिएगा, यही आपका आंसर आएगा। 20 नंबर क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड। ओके ठीक है, बेसिकली ये आपको मैकेनिक्स को कंबाइन कर दिया है फ्लूइड के साथ। अगर ये फ्लूइड नहीं होता, क्वेश्चन देख करके ही लग रहा है कि इस पर ब्लॉक वुडन ब्लॉक होगा, उस पर एक ऊपर के तरफ। ओके आते हैं 18 पर, अभी आ गए 20 पर। विल बैक टू यू। सो क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड एज 3 सेंटीमीटर, एज दे दिया गया, इसका मतलब मुझे वॉल्यूम निकालने के लिए दिया गया होगा। फ्लोट्स इन वाटर, the lower surface of the cube just touches the free end of the vertical spring fixed at the bottom of the pot as shown in the figure. Find the maximum weight that can be put on the block without weighting the weight. Okay, तो आपको इसके ऊपर कुछ ना कुछ आप अगर चाहते हो कि अगर मुझे रखना है तो पूछा गया है कि इसका वेट कितना होगा, सो डैट कि ये कम से कम ये डब्बा ना भीगे। इसका मतलब पानी यहाँ तक इस लेवल तक जा सकता है, इससे थोड़ा भी ऊपर हुआ तो ये जो भी मैंने इस पर डब्बा रखा है वो भीग जाएगा। सो वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट। सो पानी का लेवल मैक्सिमम का कितना तक होना चाहिए, इतना तक होना चाहिए। डेंसिटी ऑफ वुड दिया गया है आपको, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दिया गया है, जी का वैल्यू दिया गया है। ओके, सो क्या कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन करिए कि अभी के सिचुएशन में और जब ये पूरा का पूरा जब ब्लॉक इस पानी के अंदर डूब जाएगा तब के सिचुएशन में दोनों के बीच में जो फोर्स का डिफरेंस है वो कितना आएगा, दैट विल बी द इक्वल टू द वेट। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं। अगर देखो अभी ब्लॉक पूरा बाहर है, पूरा ब्लॉक बाहर है, तो इसका एमजी फोर्स इसके स्प्रिंग फोर्स के द्वारा बैलेंस किया जा रहा होगा, ठीक है। मान लीजिए कि मैं इस ब्लॉक को पूरे का पूरा प्रेस कर रहा हूं, या ऐसा कुछ सिचुएशन मान लीजिए ऊपर कोई भी ब्लॉक कुछ नहीं रखा हुआ है, बस इसको पानी के अंदर डुबा करके चेक कर लीजिए। ये रहा पानी, इसके अंदर ब्लॉक रख दिया, ये मैंने रखा है स्प्रिंग। पहले इसका सिर्फ और सिर्फ mg वेट नीचे लग रहा था और के एक्स फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा था। अब क्या होगा,
ऊपर के तरफ बायोंट फोर्स भी लगेगा, अब क्या लगेगा, स्प्रिंग फोर्स भी लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? Z। तो ये इसको भीगने से बचाने के लिए आप इस पर कितना वेट रख सकते हो अभी भी एक्स्ट्रा, इसमें पहले वाले में और इसमें नया वाले में सिचुएशन में बैलेंस करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स क्या आया, बायोंट फोर्स। इस बायोंट फोर्स के बराबर ही तो आप वेट इसके ऊपर रख सकते हो। सर मतलब कि पहले तो आधा डूबा हुआ था अंदर, तो तब भी तो बायस लग ही रहा था इसमें कहाँ लिखा हुआ कि आधा डूबा हुआ है? सर फिगर में। फिगर 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 को सीरियसली क्यों ले रहे हो? फिगर आपको एक सिचुएशन बता रहा है, लिखा हुआ तो कहीं नहीं है। क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ वुड 3 सेंटीमीटर फ्लोट्स इन वाटर, फ्लोट कर रहा है वो। द लोअर सरफेस ऑफ क्यूब जस्ट टचेज द फ्री एंड ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग फिक्स्ड एट द बॉटम। बिल्कुल बिल्कुल, जब आपको लास्ट में जैसे ही आपको इसमें मतलब ये ब्लॉक फुल्ली सबमर्ज होगा, उस केस में इस पर बायोंट फोर्स कितना लगेगा, उतना ही वेट को ये बैलेंस कर पाएगा। बस एक्स्ट्रा बैलेंसिंग फोर्स क्या आ गया, बायोंट फोर्स। यस और नो? हाँ सर। फिगर देख करके मत कंफ्यूज होइए कि ये आधा डूबा हुआ है कि पूरा डूबा हुआ है। एक तो पहले तो फिगर तो क्लियर नहीं है। अगर देखो आधा डूबा, अगर आप आधा मान करके चलोगे तो आपके लिए क्या बचेगा, इतना ही वॉल्यूम लेना पड़ेगा, आधा वॉल्यूम, है ना? सर, अगर आधा मान लेते हैं तो उस आधे वाले पार्ट पर जितना बायसी और लगेगा उतना ही वो वेट बैलेंस करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, रो इंटू वी बाई 2 इंटू जी, ये होगा। इतना बायोंट फोर्स होगा आपके और वेट को बैलेंस करने के लिए। और अगर पूरा लेंगे वॉल्यूम तो रो वी इंटू जी। हालांकि इसमें कहीं पे क्वेश्चन में लिखा नहीं कि आधा मर्ज है पहले से, तो मुझे नहीं लगता है। ओके सर। या और कोई? हाँ, क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 18। A copper piece of mass 10 gram is suspended by a vertical spring. Great. The spring elongates 1 centimeter over its natural length to keep the piece in equilibrium. Okay. आस्था, आपने फिगर ड्रॉ किया क्या इसका? ये आपने एलएलएम में इस तरह का क्वेश्चन आपने किया होगा। देयर इज ए स्प्रिंग और आपने इसमें कॉपर पीस बांध दिया और ये कॉपर का मास नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, ऊपर के तरफ स्प्रिंग फोर्स kx लगा होगा, तो दैट kx विल बी इक्वल्स टू mg। Likewise, a beaker containing the water is now placed below the piece so as to immerse the piece completely in water. Find the elongation in spring. Density of copper दिया गया है जहां से कि आप इसका वजन कैलकुलेट कर सकते हो। ओके अच्छा, कॉपर पीस ऑफ मास ये भी दिया गया है 10g। इसका मतलब आप डेंसिटी और मास को कंबाइन करके आप वॉल्यूम निकाल सकते हो कॉपर पीस का। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कॉपर पीस? रो इंटू वी इज इक्वल टू एम, सो एम डिवाइडेड बाई रो इज वॉल्यूम। यह है 10 ग्राम, मतलब 10 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 9000, मतलब 9 इंटू 10⁻³ so that will be equals to 10⁻⁻6। इतना इसका वॉल्यूम हो जाएगा। अब इमेजिन करिए कि अगर आपने इसको बीकर में डाला, यहाँ पर पानी भर गया ऐसा, तो अब ऊपर की तरफ कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक तो लगेगा बायोंट फोर्स, नीचे की तरफ लगेगा mg, सो एफ बी प्लस के एक्स इज इक्वल टू mg। यहां से के एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा mg माइनस बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी। वॉल्यूम इज हियर कैलकुलेटेड। कर लेगी क्या आस्था, या बताना पड़ेगा? सर हो जाएगा। ओके ग्रेट। लेवल 3, चलिए आते हैं लेवल 3 पर। ओके
मृगांक का क्वेश्चन नंबर 21 भी है। अगर किसी भी बॉडी को बॉडी ऑफ डेंसिटी रो इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h into the lake of density sigma neglecting all the forces other than the buoyancy and gravity, calculate the maximum depth to which the body sinks before returning to float on the surface. Okay, so मृगांक इस केस में आपका दो कंसेप्ट लग रहा है। अगर आप इमेजिन कर पा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, जस्ट लाइक कि आपने प्लास्टिक को बॉल को पानी के अंदर जोर से आपने मारा है। द सिचुएशन इज लाइक दिस वन कि आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से आपने ड्रॉप किया है फ्रॉम h हाइट, जैसे ही ये पानी को टकराने वाला होगा, है ना, a body of density rho is dropped from the rest at height h into a lake density। तो h हाइट से अगर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर इसका जो वेलोसिटी होगा that will be root under 2gh by using काइनेमेटिक्स इक्वेशन, है ना, फ्री फॉल का केस है ये। अब इसके बाद आगे का जो मोशन होगा, यहाँ पर इमेजिन करिए कि जो जिस लेक में इसको डुबोया गया है उसका डेंसिटी इस ऑब्जेक्ट के डेंसिटी से ज्यादा है, तो ऑफ कोर्स जो बायोंट फोर्स होगा ऊपर के तरफ वो mg फोर्स से ज्यादा लगेगा, मतलब इसका रिटार्डेशन होगा ना। अगर इसका वॉल्यूम है v तो इसका mg वेट होगा नीचे के तरफ, mg विल बी इक्वल्स टू रो v इंटू g, और इस पर जो बायोंट फोर्स लगेगा दैट विल बी द सिग्मा v इंटू g। सो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू सी, बॉल यहाँ पर है, बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ है, mg फोर्स नीचे की तरफ है, सो नेट फोर्स हो जाएगा fb माइनस mg, दैट नेट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू fb का वैल्यू हमको तो पता ही है सिग्मा v इंटू जी, mg का भी वैल्यू पता है रो v इंटू जी, डिवाइडेड बाई मास का वैल्यू पता है रो इंटू v, v v v सब कैंसिल आउट हो गया, तो यहां से क्या बच जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सिग्मा माइनस रो डिवाइडेड बाय रो इंटू जी, दैट विल बी द एक्सेलरेशन, एक्चुअली रिटार्डेशन। अब इनिशियल वेलोसिटी इतना है, एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में इतना है, तो वेलोसिटी इसका जीरो कब होगा, कैन वी डू दैट? हाँ सर हो जाएगा। ग्रेट, 21 हो गया। लेवल 3 पर आते हैं, बोलिए लेवल 3 क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 सॉरी 23 24 25 26 27 28 29 30 सर 23। 24 से सब, नो और सर मृगांक बोला कि 23, इसका मतलब 23 से सब, नहीं सर, श्रेयांश बोल रहा है 24 से सब। नो सर मेरा 23 26 29 और ओके, तो श्रेयांश से 1 बाय 1 सॉल्व करना है या फिर हिंट देते जाओ, जैसा आप लोग बोलिए। तो पहले हिंट। ओके ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में बोल रहा है कि टू कनेक्टेड वर्टिकल सिलेंड्रिकल वेसल कंटेन्स मरकरी, द डायमीटर ऑफ वन वेसल इज 4 टाइम्स इतना, मतलब एक चीज तो श्योर है कि अगर ये ए है तो ये हो जाएगा 4a, बाद में फिर कभी नहीं होगा तो सॉल्व कर दीजिएगा। ओके ओके ओके, हाँ फिर सौरभ सर तो है ही। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आस्था, आई एम ट्राइंग टू डू दैट। ओके देखिए, इसमें बोल रहा है कि टू कनेक्टेड वर्टिकल सिलेंडर, तो ये एक सिलेंडर हो गया, सिलेंडर नंबर 1, दिस इज सिलेंडर नंबर 2। द डायमीटर ऑफ वन वेसल इज 4 टाइम्स लार्जर देन द डायमीटर ऑफ अदर, तो ऑब्वियसली ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये ए है तो ये 4a हो जाएगा। द कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट 70 सेंटीमीटर इज पोर्ड इनटू द नैरो वेसल, यहाँ पर 70 सेंटीमीटर
ड्रॉप कर दिया गया है। हाउ मच विल मर्करी लेवल राइज इन अदर वेसल एंड हाउ मच विल इट सिंक इन द नैरो वन। रिमेंबर, अगर यहां पर x डिस्टेंस नीचे आया, अगर यहां पर मान लीजिए कि इनिशियली पहले यहां से था, ये दोनों लेवल कुछ बराबर थे, है ना, दोनों लेवल कहीं ये यहां पर थे, मान लीजिए कि इनिशियली दोनों जो मरकरी का लेवल था वो कुछ ऐसा था, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसमें पानी डाला, यहां पर ये जो लेवल आया डाउन, ये गया करीब लेट से कि वाई डिस्टेंस ये नीचे चला गया, ये गया होगा यहां से लेकर के ये वाई डिस्टेंस नीचे गया, और यहां से ये, क्या मैं बोल सकता हूं कि ये भी वाई डिस्टेंस ऊपर जाएगा? ऐसे मैं सर बोल सकता हूँ क्या? एरिया तो अलग है ना। हाँ, तो ये गलती मत करना। जो लास्ट क्वेश्चन में था दोनों सिलेंडर का एरिया सेम था, इसलिए हमने एक्स नीचे तो एक्स ऊपर ले लिया था। यहाँ पर अगर ये वाई नीचे जाएगा तो ये एक्स डिस्टेंस मान लीजिए कि ऊपर जाएगा। दोनों ही केस में इक्वल क्या होगा कि ये जितना वॉल्यूम मरकरी का इस कॉलम में स्लाइड हुआ है उतना ही वॉल्यूम इधर भी स्लाइड होना चाहिए। दैट्स करेक्ट। इन दोनों के बीच में एक रिलेशन अपने को पता चल जाएगा, वी शुड बी द सेम। यस, सो अगर इसका एरिया है ए, इसका मतलब ए इंटू वाई शुड बी इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स। ए कैंसिल आउट, y शुड बी इक्वल्स टू 4x। मतलब अगर ये x डिस्टेंस जा रहा है तो ये y इक्वल टू 4x डिस्टेंस से ये नीचे जाना चाहिए। दिस इज फर्स्ट रिलेशन, करेक्ट। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जैसे ही ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया, मैं यहाँ पर एक और लाइन ड्रॉ करता हूँ, वहां पर प्रेशर को इक्वेट कर देते हैं। इस पॉइंट पर प्रेशर को क्या करते हैं, इक्वेट, है ना। फिगर बनते ही सारा दिमाग में देखो क्लियर होने लगता है। ये गड़बड़ तभी तक रहता है जब तक कि हम लोग फिगर नहीं बनाते हैं। ये डिस्टेंस आपको दिख रहा है कि दिस इज वाई, ये कितना है वाई, ये है एक्स। तो इस पॉइंट पर जो भी ये मरकरी है ना, तो मरकरी का प्रेशर आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, रो, मैं बाहर लिखता हूँ, इसका डेंसिटी आ जाएगा रो ऑफ मरकरी इंटू जी, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू 5 इंटू, है ना, y इज इक्वल टू कितना है 4x, 4x प्लस एक्स 5x, तो यहाँ से हो जाएगा 5x। दैट विल बी इक्वल्स टू रो जी इंटू एच, रो ऑफ वाटर जी, और h का वैल्यू है 70 सेंटीमीटर। जी जी कट जाएगा, यहाँ से x का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। हाउ मच विल द मर्करी लेवल राइज इन द अदर वेसल। ओके, तो राइज विल बी x एंड हाउ मच विल इट सिंक, तो सिंक हो जाएगा 4x। तो ये दो आ गया आंसर, यहाँ से आ हाँ सर, जाएगा। मैच कर गया, हाँ, आंसर आ गया सर। ओके, आ भी गया, वेरी गुड। हाउ मच विल द मर्करी लेवल राइज इन ए नैरो वेसल इफ द कॉलम ऑफ वाटर, इसी प्रोसेस को उल्टा कर देना भाई। बोला जा रहा है कि अगर सेम हाइट, अगर इधर भी 70 सेंटीमीटर तक का पानी अगर भर दिया जाएगा तो इधर से मरकरी का लेवल कितना राइज होना चाहिए, यस और नो। इसी को उल्टा कर दो, अगर ये x नीचे जाएगा तो इधर 4x ऊपर जाएगा, बस दैट विल बी द कंपेरिजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़े, 23 के बाद 24। Suppose a beaker contains some liquid and is placed in an elevator which is going up with the acceleration a naught. Let A and B the 2 point in the liquid, B with the vertical height Z above the A. Find the difference between the pressure P1. Okay. क्या करें यहाँ पर, दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस कितना आ जाएगा, अगर अगर
ये लिक्विड रहा, ये लिक्विड रहा, तो मान लीजिए कि एक पार्टिकुलर लेवल पर, यहाँ पर इस पॉइंट का प्रेशर है रो जी एच, रो जी एच, दिस इज द प्रेशर। बेसिकली ये प्रेशर आता किसके वजह से है? वेट ऑफ द लिक्विड के वजह से। अब हमसे पूछा गया है कि इससे जेड हाइट नीचे, कुछ जेड पॉइंट नीचे, यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, इस पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द जेड। सो मुझे इसके बीच का जो लिक्विड होगा, इसके बीच का जो लिक्विड होगा, है ना, इसका वेट अगर ये ऊपर की तरफ एक्सेलरेट नहीं करता तो mg होता, अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर जाएगा तो इसका वेट कितना हो जाएगा? mg प्लस a। सो मास इज इक्वल टू कितना लिख सकते हो? रो v इंटू g प्लस a इंटू हाँ ठीक है, रो इंटू वी। अच्छा, v इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो? इसी को आप लिख सकते हो रो a इंटू एच इंटू जी प्लस ए। प्रेशर निकालना है तो इसको एरिया से डिवाइड कर देंगे, तो दैट विल बी इक्वल्स टू रो एच जी प्लस ए। तो दैट विल बी द प्रेशर डिफरेंस रो एच जी प्लस ए। कितना प्रेशर डिफरेंस आना चाहिए? दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 24। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े आगे, या किसी को डाउट है किसी में अभी तक में 24 तक? नो, शुड वी मूव? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो, एक कैंडल डायमीटर है, a candle of diameter d is floating on a liquid cylinder, इतना ठीक है। ओके, देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, वन इज लॉन्ग मेथड, अनदर वन इज शॉर्ट मेथड। एक तरीका ये है कि से अगर आप देखेंगे कि अभी के समय में इस पर जितना भी बाउंड फोर्स लग रहा होगा ऊपर के तरफ और जितना इस कैंडल का टोटल वेट होगा नीचे के तरफ mg, बोथ इक्वल्स टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो दोनों का जो हाइट होगा, ये भी देख रहे हो कि आप, ये जो रेशियो, दिस इज एल एंड दिस इज एल, दोनों लेंथ इक्वल हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर पर मिनट के स्पीड से ये क्या हो रहा होगा? बर्न आउट हो रहा होगा। इसका मतलब 1 सेकेंड में इस कैंडल का कितना मीटर बर्न आउट हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर, है ना। जस्ट इमेजिन करिए कि ये कुछ देर के लिए कहीं भी हिलेगा डुलेगा नहीं, 1 मिनट तक पहले इसको जलने दीजिए। अगर ये पूरा जल गया, मान लीजिए कि यहां से ये 2 सेंटीमीटर ये कम हो गया, है ना, ये पोजीशन हो जाएगा कितना? L/2, मतलब ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, इतना बर्न हो गया। नाउ ड्यू टू द बायोंट फोर्स, ये रेशियो क्या करेगा? मेंटेन करने की कोशिश करेगा, है ना, जितना ऊपर उतना ही नीचे। अगर ये 2 सेंटीमीटर छोटा हुआ है, अगर ये 2 सेंटीमीटर छोटा हुआ है, तो ये कैंडल और कितना ऊपर की तरफ जाना चाहिए, सो डैट कि दोनों का जो लेंथ होगा, दैट इज अबव द लिक्विड एंड बिलो द लिक्विड, सेम रहेगा। कैन यू इमेजिन? 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि जो स्पीड होना चाहिए वो होना चाहिए 1 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये तो हो गया एक एनालिटिकल मेथड। दूसरा हो गया कि आप प्रॉपर इसका डेरिवेशन करें। प्रॉपर डेरिवेशन आप कैसे करेंगे? मान लीजिए कि ये स्पीड है t समय के बाद, इसमें से जो लेंथ कम होगा दैट विल बी द 2t, फिर इसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हो जाएगा, ये लेंथ के कम हो जाने से मास कितना डिक्रीज हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। ये आएगा t के टर्म्स में, अगर आप उसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। दैट इज अनदर वे। ये है एनालिटिकल मेथड और दूसरा इसका प्रॉपर डेरिवेशन।
याद रखिएगा इस क्वेश्चन में ये वाला जो टर्मिनोलॉजी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे लोग बहुत कंफ्यूज होता है इस क्वेश्चन में। याद करिए ये इसमें पूछा गया है कि टॉप ऑफ द कैंडल, टॉप ऑफ कैंडल किधर मूव करेगा, है ना। सबको लगता है कि से कैंडल तो ओवरऑल ऊपर मूव कर रहा है, बट टॉप ऑफ कैंडल किधर मूव करेगा। कैन यू इमेजिन कि अगर इसका 2 सेंटीमीटर बर्न हो गया तो टॉप 1 सेंटीमीटर इधर रहेगा, तो ओवरऑल जो टॉप है वो ऊपर से नीचे की तरफ स्लाइड हुआ है ना। आपको लगेगा कि कैंडल ऊपर जा रहा है, ये कैंडल ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन टॉप किधर जाएगा, ये टॉप किधर जाएगा, ये जाएगा नीचे की तरफ। दोनों में डिफरेंस समझिए। कैंडल मूव करेगा ऊपर कितना, 1 सेंटीमीटर पर मिनट के स्पीड से, लेकिन टॉप का इनिशियल पोजीशन यहां था, बाद में फिर यहां हो गया, तो टॉप किधर मूव कर गया, ऊपर से नीचे की तरफ। मेरी बात समझ में आई। कभी ग्लास में पानी भर के कैंडल जला करके चेक कर लेना, शायद पता चल जाए। पानी में थोड़ा सा रंग डाल देना ताकि मोमबत्ती पर प्रॉपर मार्किंग दिखे। ओके, दैट वाज द क्वेश्चन नंबर 25. The next one is question number 26. क्वेश्चन नंबर 26 में आपको एंगल दिया हुआ है। ओके ठीक है, इसमें देखिए आपको 0.6 मीटर ये दिया गया है, ये पार्टिकुलर कुछ ना कुछ आपको लेंथ पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ से यहाँ तक का ये लेंथ पता चल जाएगा। तो लेंथ इनटू इस रॉड का क्रॉस सेक्शन एरिया, दैट विल बी द वॉल्यूम, उतना ही बायोंट फोर्स लगेगा। और वो बायोंट फोर्स कहाँ लगेगा, जितना ये बॉडी सबमर्ज है इसके आधा पार्ट पर, ये याद रखिएगा। एक होता है जियोमेट्रिकल सेंटर, दैट इज सेंटर ऑफ मास, आप कह सकते हो इक्विवेलेंट होता है। एक होता है सेंटर ऑफ बायोंसी। तो सेंटर ऑफ बायोंसी क्या हो जाएगा, जितना पार्ट बॉडी इस लिक्विड के अंदर सबमर्ज्ड है, जितना पार्ट ये डूबा हुआ उसके आधा, उसका सेंटर। तो जो भी ये लेंथ है, वट एवर द टोटल लेंथ, यहां से यहां तक अगर ये लेंथ एल है, दैट यू कैन कैलकुलेट। तो सेंटर ऑफ बायोंसी हो जाएगा यहां से लेकर के L/2 डिस्टेंस पर। और ये बायोंट फोर्स ऑलवेज एन अपलिफ्ट फोर्स, तो मतलब ये ऊपर की तरफ बायोंट फोर्स लगेगा FB। इस रॉड का टोटल मास, इस रॉड का टोटल मास mg नीचे की तरफ लगेगा फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास। इन दोनों की वजह से एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा। ऑलवेज रिमेंबर, इफ दिस टॉर्क आर इक्वल। अच्छा टॉर्क तुम लोग पढ़े नहीं हो ना, रोटेशन पढ़े हो क्या? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये होता है टॉर्क का फॉर्मूला। अगर आप टॉर्क नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन छोड़ दीजिए, लीव दिस क्वेश्चन। ओके, तो दैट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर थोड़ा बहुत जानते हो तो थोड़ा बहुत का ही काम है। ये फोर्स इधर लग रहा है, इसका लेंथ ये वाला है, दिस इज हिंज्ड अबाउट दिस पॉइंट। ओके, मतलब इसी पॉइंट के अबाउट ये क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है। तो क्या करिएगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कर दीजिए, या परपेंडिकुलर फोर्स इनटू डिस्टेंस कर दीजिए, दोनों में से कोई एक। इस फोर्स का 2 कंपोनेंट ले सकते हो, एक इधर की तरफ बायोंट फोर्स आ जाएगा FB, अगर ये एंगल थीटा है तो दिस विल बी FB साइन थीटा, और इसी का एक कंपोनेंट चला जाएगा अलोंग द रॉड इधर के तरफ, FB cos थीटा। अब FB cos थीटा चूंकि इसी हिंज पॉइंट से पास हो रहा है, अगर आप ऐसा कोई दरवाजा है, अगर आप इस दरवाजे को ऐसा खींचेंगे, इधर के तरफ खींचेंगे, तो ये नहीं रोटेट होगा। ये रोटेट कब होगा, जब आप इस पर फोर्स ऐसा लगाएंगे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज अ वेव कॉम, है ना। ये मेरा राइटिंग पैड है। अगर मेरा राइटिंग पैड इस एक्सिस के अबाउट हिंज है और मैं फोर्स इसको ऐसे धक्का लगा रहा हूं, धक्का दे रहा हूं इसको, तो ये रोटेट नहीं करेगा। इट विल रोटेट ओनली व्हेन आई विल अप्लाई अ फोर्स perpendicular to this line and offset from this hinge. The same concept is used here.
यहां पर अगर ये जो एफ बी कॉस, ये जो एफ बी कॉस थीटा है ये इस हिंज के थ्रू पास हो रहा है, तो इसका कोई रोटेशनल इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ किसका आएगा, एफ बी साइन थीटा का। एफ बी साइन थीटा इंटू, मैं लिख रहा हूं एफ बी साइन थीटा इंटू एल बाई टू, ये है डिस्टेंस यहां से यहां तक। एल क्या है, दैट इज द सबमर्ज पार्ट, दैट शुड बी इक्वल्स टू एम जी इंटू एल बाई, सॉरी एम जी का भी कॉम्पोनेंट लेना पड़ेगा। ये अगर थीटा है ये 90 माइनस थीटा, दूसरा कलर, हाँ ये रहा एम जी, और इस एम जी का अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, दिस इज 90, तो दिस विल आल्सो थीटा, या कह सकते हो कि पैरेलल लाइन का इंटरसेप्ट है, दिस इज थीटा। सो एम जी कॉस थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा एक कंपोनेंट एम जी साइन थीटा। कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, दिस इज थीटा, दिस इज थीटा, दिस इज एम जी, ये हो गया नीचे की तरफ एम जी। हाँ एम जी साइन थीटा, एंगल दोनों का सेम कैसे आ गया, ठीक है। पॉइंट फोर्स इधर की तरफ एफ पी, ओके ठीक है, जो भी वैल्यू है यहां से आ जाएगा कितना, एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा इंटू एल बाई टू। अब चूंकि साइन थीटा तो सेम ही, ये कट जाना है, तो यहां से आ जाएगा टू टू भी कट जाना है, एफ बी इंटू एल शुड बी इक्वल्स टू एम जी इंटू कैपिटल एल। ये जो एल है और ये जो कैपिटल एल है, इन दोनों का ही रेशियो अपने को क्या बताएगा, शायद थीटा। मेरी बात समझ में आ रही है कुछ? सर नहीं समझ में आ रहा है। छोड़ दो, जब रोटेशन पढ़ोगे तब कर लेना आप लोग। ओके सर। हाँ रोटेशन में ये आपको डिटेल में आएगा, फ्लूइड का और एसएचएम में भी कुछ पार्ट आपको रोटेशन का लगेगा। हाँ श्रेयांश मैं रहने ही देता हूँ, इट्स नॉट सो इजी। 26 हटाइए, आगे बढ़ते हैं। An ornament weight 72 gram in air, weighs only 68 gram in water. Assuming the sum copper is mixed with gold and make the ornament, find the amount of copper in it. अरे ये तो वो वाला है, यूरेका यूरेका। Specific gravity of gold is 19.3 and copper is 8.9. ये यूरेका वाला है, क्या बोलते हैं, आर्किमिडीज ने जो दौड़े थे ना, वही वाला। ये हो गया ना, किससे किससे नहीं हुआ है। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है इसका, मैं आपको बस हिंट, चलो हिंट तो देना ही है, हिंट ही दे रहा हूँ कब से, हिंट दे देता हूँ इसका भी। अगर इसका वेट एयर में, हाँ 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 हाँ, नहाते नहाते जो दौड़ गए थे, तो उनको, उनके दिमाग में उस समय यही कैलकुलेशन आया होगा, तभी तो दौड़े होंगे ना। उनके दिमाग में उस समय यही चीज आया था कि अगर अगर इसका वेट हवा में 72 ग्राम है, तो मैं लिख सकता हूँ कि एम जी, दैट इज द वेट, शुड बी इक्वल्स टू 72 ग्राम। करेक्ट। जैसे ही ये पानी में लेकर के गए, इनका वजन हो जा रहा है 68 ग्राम। इसका मतलब जो इसमें वेट लॉस हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है, एम जी माइनस एफ बी। ये कितना हो गया, दैट शुड बी इक्वल्स टू 68 ग्राम। करेक्ट ना। तो एफ बी इज इक्वल टू, यहां से आ जाएगा कितना, एम जी बोले तो 72 माइनस 68, 4G के बराबर। इतना बायोन्ड फोर्स लगा होगा ऊपर की तरफ, बिल्कुल। एंड दैट बायोन्ड फोर्स विल बी इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, मास ऑफ कॉपर
प्लस मास ऑफ गोल्ड, मास ऑफ गोल्ड इनटू जी के बराबर होना चाहिए, करेक्ट ना? दैट इज द बैलेंस्ड फोर्स। नहीं जी जी, आप फोर्स को फोर्स के साथ बैलेंस कर रहे हो भाई, तो ग्राम कैसे ले सकते हैं? दिस इज जी इंटू जी, जी जी, सब जी जी, दिस इज नॉट ग्राम। आप फोर्स को बैलेंस कर रहे हैं ना, तो आप इसको ग्राम नहीं ले सकते ना, इट शुड बी फोर्स एम इंटू जी के बराबर। ठीक है, ओके। अब ये जो मास ऑफ कॉपर होगा दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट? एक मिनट एक मिनट एक मिनट, एक चीज यहाँ पे छूट गया। ये जो बायोंट फोर्स होगा दैट बायोंट फोर्स, ये बायोंट फोर्स किसके द्वारा लगाया गया होगा? पानी के द्वारा। और बायोंट फोर्स का फॉर्मूला हो जाता है रो ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम इंटू जी। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलो ठीक है। रो ऑफ वाटर, ये जो वॉल्यूम होगा दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ कॉपर प्लस वॉल्यूम ऑफ गोल्ड इंटू जी के बराबर होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ओके। अब ये जो वॉल्यूम है, इस वॉल्यूम को हम लोग बदल सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ इट्स वेट। कैसे बदल सकते हैं? देखिए, रो ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ कॉपर शुड बी इक्वल्स टू मास divided by mass of copper divided by density of copper प्लस गोल्ड को बदल सकते हैं मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ गोल्ड इनटू जी। ओके, ये जो रो ऑफ वाटर है, अगर मैं इसको यहां पर डिनोमिनेटर में लेकर के आ जाऊं, है ना, मीन्स मैं ऐसा बोल दूं कि दिस इज डिवाइडेड बाय रो ऑफ वाटर, नहीं दिख रहा होगा सर। अगर मैं बोल दूं रो ऑफ वाटर, ऐसा डिवाइड कर दूं, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैं यहां से हटा करके और ये रो सी बाई रो डब्ल्यू और रो जी बाई रो डब्ल्यू कर देता हूं, विल इट चेंज एनीथिंग? द इक्वेशन विल रिमेन सेम, बट हमें क्या मिल जाएगा? मुझे मिल जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर और स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड, जो कि आपको दिया गया है। ओके, तो ये जब वैल्यू हम लोग यहां पर पुट करेंगे तो मुझे मिलेगा मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इनटू जी। हालांकि ये जी और जी तो काट देना चाहिए था शुरू में ही, दिस जी और जी शुड बी कैंसिल। नाउ द मास ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड divided by a specific gravity of copper plus a specific gravity of gold should be equals to 4, correct? मैं ऐसा लिख सकता हूँ मास ऑफ कॉपर डिवाइडेड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉपर प्लस मास ऑफ गोल्ड बाय स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ गोल्ड इज इक्वल टू 4। ये सारा इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हुआ था, जी जी कैंसिल आउट कर दिए। इन दोनों को सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिलेगा? रो ऑफ वाटर इंटू वी इज इक्वल टू 4। तो मैंने उसी को लिखा है यहाँ पर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। एक इक्वेशन कहाँ से आया था? यहाँ से देखिए, दैट टोटल मास इन एयर इज 72 जी, करेक्ट। और टोटल मास इज इक्वल टू होगा क्या? ये होगा मास ऑफ गोल्ड प्लस मास ऑफ कॉपर शुड बी इक्वल्स टू 72 ग्राम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 इन दोनों को सॉल्व करेंगे
तो हमें मास ऑफ गोल्ड एंड मास ऑफ कॉपर दोनों मिल जाएगा। नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं इसको? श्रेयांश ओके, श्रेयांश समझ गया, बाकी लोग? आस्था, मृगांक? ओके ग्रेट। सो आगे बढ़ते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 26, 27 था, 28, क्वेश्चन नंबर 28 समझ में आ रहा है कि तुम लोगों को? फिर मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, बोलोगे तो फिर मैं लिख लिख के बताऊंगा एक एक। नहीं, पहले ट्राई ही करो। Refer to the previous problem. Suppose the goldsmith argues that he has not mixed copper or any other material with gold. Rather, some cavities might have been left inside the ornament. Calculate the volume of cavities left that will allow the weight given in that problem. Probability है, ये भी बात सही है कि अगर मान लीजिए कि अगर उसने बोला कि मैं कसम खाता हूं कि मैंने इसमें कोई भी कॉपर नहीं मिलाया है, हो सकता है कि इसके अंदर कुछ छोटे छोटे वॉइड्स होंगे, छोटे छोटे वॉइड्स होंगे, ऐसा ये हो सकता है। तो ये बोला है कि कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कैविटीज लेफ्ट दैट विल अलाउ द वेज गिवन इन दैट प्रॉब्लम। सो इस कैविटीज के वजह से क्या होना चाहिए? इस कैविटी के वजह से आप इमेजिन करिए कि इसका हवा में जो वेट होगा दैट विल बी द एक्यूरेटली, जो भी आपका गोल्ड का वेट होगा उतना ही के बराबर होगा, क्योंकि कैविटी के अंदर हवा होता है और हवा का कोई भी वेट मतलब उतना ज्यादा वेट नहीं होता, यू कैन नेग्लेक्ट दैट। सो मास ऑफ गोल्ड हो जाता कितना? 72 ग्राम, करेक्ट। लेकिन जैसे ही हम लोग इसको पानी के अंदर डालेंगे तो जो इसका जो बायोंट फोर्स होना चाहिए, बायोंट फोर्स दैट शुड बी इक्वल्स टू 4 इंटू जी के बराबर होना चाहिए। अगेन सब कुछ सेम है, बायोंट फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर रो इंटू टोटल वॉल्यूम वी इंटू जी इज इक्वल टू 4g, जी काट दीजिए तो दैट शुड बी इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम के अंदर क्या हो जाएगा? रो किसका? वाटर का, तो रो ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड, जो भी वॉइड है इस वॉइड का वॉल्यूम दैट शुड बी इक्वल्स टू 4, करेक्ट। अब गोल्ड का आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है, गोल्ड का स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है, गोल्ड का मास अपने को पता चल गया 72 ग्राम, तो मैं गोल्ड का वॉल्यूम निकाल सकता हूं ना यहाँ से। गोल्ड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? रो ऑफ वाटर, और ये हो जाएगा मास ऑफ गोल्ड डिवाइडेड बाय रो ऑफ गोल्ड प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल टू 4, है ना। अपने को सिर्फ ये चाहिए, ये सब कुछ आपको पता है, तो बस इस सब को उधर 4 में ले जाकर के माइनस कर देना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ जाएगा। आई होप ये क्लियर होगा। आगे बढ़े। किसका मास? मृगांक कौन सा मास की बात कर रहे हो? मास देखो इसमें बोल तो रहा है कि रेफर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, मतलब ये सब कुछ सेम है, जो मास इसमें दिया गया वो सब कुछ। 72 ग्राम, हवा में इसका वजन किया गया 72 ग्राम, तो बोल रहा है कि रेफर टू द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो इसमें दिया गया है यू कैन यूज ऑल द डेटा,
जो आपको डेटा चाहिए वो सारा डेटा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या ओके, हाँ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वेसल हैज डेंसिटी ax प्लस बी वेयर अल्फा a इज इक्वल टू इतना, b इज इक्वल टू इतना, ठीक है, एंड x इज द डेप्थ इन मीटर। ओके ग्रेट। A solid of cylinder shape of length 0.75 meter and density itna floats on it. What is the immersed length of the cylinder? ठीक है, तो आपको सिलेंडर का डेंसिटी दिया गया है, ये है डेंसिटी। सॉलिड ऑफ सिलेंड्रिकल शेप लेंथ इतना, तो आपको ये लेंथ भी दिया गया है। ग्रेट। सो यहां पर आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि लिक्विड का जो डेंसिटी है ना दैट इज वेरिएबल। लिक्विड का डेंसिटी एक्स डेप्थ के साथ साथ ये वेरी कर रहा है। अब इमेजिन करिए कि आपके पास एक ऐसा लिक्विड है जो कि जैसे जैसे डेप्थ बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका डेंसिटी बढ़ रहा होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, देखिए जस्ट इमेजिन करिए आपके पास ये रहा एक ऐसा लिक्विड और इसमें डाल देते हैं सिलेंडर। मान लीजिए कि आपका हो गया सिलेंडर कुछ ऐसा इस तरह का, ठीक है। टोटल लेंथ दिया गया है 0.75। मान लेते हैं कि इसमें पानी के ऊपर कुछ x मीटर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दैट इज अराउंड x मीटर है, तो बाकी जो होगा वो किधर होगा, इस लिक्विड के अंदर होगा 0.75 माइनस x इतना, या तो फिर आप अंडरग्राउंड ही मान लीजिए कि 0.7 ऐसा कुछ होगा, जो भी आपको लगे वो आप फुलफिल कर लीजिए। अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं दिया गया है, सिलेंड्रिकल शेप इतना, डेंसिटी इतना, फ्लोट्स ऑन इट, व्हाट इज द इमर्स इतना, तो मान लीजिए कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, जो चीज नहीं दिया है उसको मान लेते हैं। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए इंटू 0.75, दैट विल बी द वॉल्यूम। तो मास कितना हो जाएगा, मास इज इक्वल टू हो जाएगा सिलेंडर का डेंसिटी, रो सिलेंडर का डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू 0.75, दिस विल बी द मास ऑफ सिलेंडर इंटू जी, ये जी, ये नीचे की तरफ इतना mg फोर्स लग रहा होगा। अब इस पर जो बायंट फोर्स लगेगा, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, बायंट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, और ये बायोंट फोर्स कितना लगेगा ये अपने को कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट होगा। अब बायोंट फोर्स देखिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि एट द डिस्टेंस ऑफ एक्स, आप एक या आप y मान लीजिए कि एट द डिस्टेंस डेप्थ ऑफ y, जो आपको ओके नहीं, हाँ ठीक है, एट द डिस्टेंस ऑफ y, यहां से आप y डिस्टेंस के डेप्थ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया dy थिकनेस का, दिस इज द डेप्थ y, और यहाँ पर जो एलिमेंट होगा इस एलिमेंट का डेप्थ कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू dy, करेक्ट। अब इस छोटे से एलिमेंट का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम वो कितना होगा और उस पर बायोंट फोर्स कितना लगा होगा वो निकालना पड़ेगा। द बायोंट फोर्स ऑन ए स्मॉल एलिमेंट दैट विल बी डेंसिटी एट डेप्थ y मल्टीप्लाइड बाय जो इसका वॉल्यूम होगा एरिया इंटू dy। वॉल्यूम कितना हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया है a और इसका जो थिकनेस है दैट विल बी द डेप्थ dy, तो एरिया इंटू dy इंटू जी, रो v इंटू जी, करेक्ट। इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना होगा।
लिमिट कहां से कहां तक लगेगा? अगर ये पानी के अंदर इसका डेप्थ इतना है 0.75 माइनस एक्स, तो हम लोग लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर के 0.75 माइनस एक्स, इतना अपने को लिमिट लगाना होगा। दैट बायोंट फोर्स शुड बी इक्वल्स टू, ये रो किसका होगा? लिक्विड का होगा। दैट शुड बी इक्वल्स टू रो ऑफ सिलेंडर मल्टीप्लाइड बाय एरिया मल्टीप्लाइड बाय 0.75 इंटू जी। जी कट गया, एरिया कट गया, तो जो भी बचा आप इसको इंटीग्रेट करिएगा, लिमिट लगाइएगा यहां से यहां तक। मुझे लग रहा है कि इसे रो ऑफ सिलेंडर पता है, 0.75 पता है, रो ऑफ लिक्विड भी पता है, सिर्फ अननोन बचेगा इसमें एक्स का वैल्यू आ जाएगा। हाँ ओके, या ओके रात में अपलोड कर देंगे, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन, a long metal rod of length L, relative density sigma is held vertically with its lower end just touching the surface of the water. If the rod is dropped, what is the speed of rod when it just sinks in the water? ओके याद रखिएगा यहाँ पर ये क्वेश्चन को जरा समझने की कोशिश करिए कि एक रॉड है जो कि पानी में उसको गिराया जा रहा है, रॉड का लंबाई है L और उसका रिलेटिव डेंसिटी मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है, याद रखिएगा ये भी, दैट इज द रिलेटिव डेंसिटी सिग्मा, मतलब स्पेसिफिक ग्रेविटी सिग्मा आपको दिया गया है। तो देयर विल बी अ टैंक लाइक दिस वन held vertically with its lower end just touching the surface of water, मतलब अगर ये पानी है तो आपके पास एक रॉड है जो कि इसके सरफेस को सिर्फ जस्ट टच कर रहा है। ये आपके पास एक रॉड है, इसका लेंथ L है। अब समझिए कि अगर ये रॉड ऊपर से ड्रॉप होता है, यहाँ पर पानी नहीं होता, तो इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता G। लेकिन जैसे ही ये पानी के अंदर ड्रॉप करना स्टार्ट हो जाएगा, इस पर बायोंट फोर्स बढ़ने लगेगा। मजे की बात ये होगी कि जो बायोंट फोर्स होगा दैट विल बी नॉट कांस्टेंट, क्योंकि पहले मान लीजिए कि छोटा सा डिस्टेंस मतलब स्मॉल लेंथ डीएल लेंथ अंदर जाएगा, फिर DL2, फिर ऐसा धीरे 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 जो डेप्थ होगा पानी के अंदर उसका वो बढ़ते चला जाएगा। फिर जब वो कंप्लीटली सिंक हो जाएगा तब बायोंट फोर्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर रॉड पहले ये सिर्फ टच कर रहा है, थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि ये रॉड कुछ इस तरह से हो और सबसे लास्ट में ये रॉड कंप्लीटली सिंक कर जाएगा। हमें बताना है कि जब ये कंप्लीटली सिंक कर जाएगा उस केस में इसका वेलोसिटी v क्या होगा। सो याद रखिए इस केस में और इस केस में दोनों में फर्क यही है कि यहाँ पर जो आप इक्वेशन लगाएंगे एक्सेलरेशन विल बी इक्वल्स टू v dv बाय dx, ये वाला इक्वेशन लगाइएगा। एक्सेलरेशन इनटू dx, लिमिट dx जो होगा डिस्प्लेसमेंट वो कितना होगा, दैट विल बी द लेंथ ऑफ द रॉड। रॉड कितना मूव किया है, टोटल लेंथ अपना 0 से लेकर के L तक, और ये हो जाएगा v इंटू dv, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी नहीं पता। अब अपने को चाहिए सिर्फ एक्सेलरेशन एज ए फंक्शन ऑफ x क्या है, इस रॉड का डिस्प्लेसमेंट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कि ये रॉड पानी के अंदर x डिस्टेंस डीप कर गया, डूब गया, तो इस पर बायोंट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगेगा। मान लीजिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है A, तो जो वॉल्यूम इसके अंदर डूब गया होगा दैट विल बी द V इज इक्वल टू A इंटू एक्स। तो जो इस पर बायोंट फोर्स लगेगा, बायोंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू रो
इंटू वॉल्यूम बोले तो A इंटू एक्स इतना लगेगा बायोंट फोर्स, करेक्ट। और तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, रो इंटू A इंटू एक्स, दैट इज द डेंसिटी ऑफ रॉड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिग्मा दिया, तो सिग्मा गुना 1000 हो जाएगा, रो इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 1000, दैट विल बी द डेंसिटी ऑफ रॉड। वाटर है तो नीचे क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, रो ऑफ वाटर इंटू, क्या मैं कर रहा हूँ, ये होगा डेंसिटी ऑफ वाटर और नीचे होगा डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, A इंटू एल के बराबर, ए कट जाएगा तो यहां से आ जाएगा डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू लेंथ एल, ये आ जाएगा एक्सेलरेशन। ये वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे तो हमको मिलेगा इक्वेशन इंटीग्रेशन ऑफ रो ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रो ऑफ रॉड इंटू एल। हाँ मृगांक कैसे लाए, देखो बायोंट फोर्स इज इक्वल टू क्या होगा, रो ऑफ लिक्विड इंटू ये वॉल्यूम, ये होगा ना। हाँ सर। ओके अब जो एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द मास ऑफ रॉड इनटू एक्सेलरेशन, करेक्ट ना। हाँ हो करेक्ट 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 करेक्ट, एक चीज छूट गया इसमें, mg छूट गया ना यार। नेट फोर्स कितना हो जाएगा, एफ नेट फोर्स विल बी इक्वल्स टू बायोंट फोर्स माइनस mg, ये तो होना चाहिए, that should be the mass of rod into acceleration is equal to fb minus mg, so a is equal to आ जाएगा fb minus mg divided by m divided by m कट जाएगा, so fb by m minus g that will be the acceleration। अब एफ बी का वैल्यू कितना है, ये वाला रो ऑफ एल ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ रोड कितना हो जाएगा, मैं इसको जरा करेक्ट अच्छे से लिखता हूं, देखो एफ बी का वैल्यू है रो ऑफ एल, दूसरा कंडीशन लीजिए, हाँ रो ऑफ एल इंटू ए इंटू एक्स डिवाइडेड बाई मास ऑफ रॉड कितना हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ रॉड इंटू इट्स वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना हो जाएगा ए इंटू टोटल लेंथ एल, एरिया एरिया काट दिया, करेक्ट सर, ना। वहाँ तो एफ बी है उसमें रो ए एक्स लिखे हैं और वहाँ पर जी नहीं है। जी जी तो आना ही चाहिए, मैंने क्या किया है, बायोंट फोर्स इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम इंटू जी, हाँ जी भी आना चाहिए भाई, क्यों नहीं आना चाहिए, जी भी रहेगा यहाँ पर। और कोई मिस्टेक इसमें, नहीं। ओके तो यहाँ से आ जाएगा कितना, यहाँ पर ये आ जाएगा एक एक्स्ट्रा वर्ड जी, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, ये वाला होगा ना हमारा एक्सेलरेशन, ये वाला टोटल एफ बी बाई एम का वैल्यू आ गया कितना, रो ऑफ वाटर इंटू एक्स इंटू जी बाई रो ऑफ रॉड इंटू टोटल लेंथ माइनस जी, ये आ गया टोटल एक्सेलरेशन इंटू डी एक्स लिमिट 0 से लेकर के एल तक, कर लोगे क्या। हाँ सर।
और कोई है तो सब लोग। आस्था, श्रेयांश, ये समझ में आया कि फिर से बताऊं? सर हाँ, सर वहाँ जहाँ से इंटीग्रेट किए वहां से फिर से बताइए ना, वहां से नहीं समझ में आया। इंटीग्रेट जहां से किया, इंटीग्रेट तो यहाँ पर किया है। हाँ वहीं से। इसके आगे और बताऊं? यस इसके सर। इसके आगे इंटीग्रेट कैसे करना होता है? ये सर dx, ये माइनस जी कैसे किया है? ओके, एक मिनट रुको, मैं देख लेता हूँ व्हाइट बोर्ड किधर है। जस्ट अ मिनट, मैं आपको एक शेयर करता हूँ व्हाइट बोर्ड। देखो एक्चुअल में क्या हो रहा होगा, ये होगा ऐसा रॉड, तो ये इसके पानी के अंदर सबमर्ज कर रहे होंगे, ये हो गया लिक्विड ऐसा, ठीक है। जब ये पानी के अंदर सबमर्ज नहीं होगा, कुछ ऐसा कंडीशन में होगा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा mg। जैसे ही ये पानी के अंदर रॉड कुछ 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर जो भी है, ये सबमर्ज हो गया, तो अब इस पर नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? नीचे की तरफ mg और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? बायोंट फोर्स। सो नेट फोर्स कितना लगेगा? व्हाट विल बी द नेट फोर्स? बोलो। या तो mg माइनस एफ बी होगा, या एफ बी माइनस mg होगा, इन दोनों में से कोई एक होना चाहिए, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, या तो mg माइनस एफ बी होगा अगर इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में काफी ज्यादा होगा तो। हालांकि वैसे भी अगर ये सिंक कर रहा है, पता नहीं, जो भी होगा। ज्यादा देखो, हो। तो अगर इस पर नेट फोर्स हम लोग निकालें, एफ नेट फोर्स, तो या तो एफ बी माइनस एम जी कर लीजिए, या एम जी माइनस एफ बी कर लीजिए, करेक्ट? तो चलो, श्रेयांश बोल रहा है एम जी माइनस एफ बी कीजिए, डन, एफ बी एम जी माइनस एफ बी कर लिया। आगे बढ़ते हैं। एम जी का जो वैल्यू होगा इसका, दैट विल बी द, आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया गया है सिग्मा, मैं बोलता हूं सिग्मा इंटू 10⁻³ इंटू जी, क्या हो गया mg। बायोंट फोर्स कैसा कितना लगेगा? अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है a, क्रॉस सेक्शन एरिया होगा a, तो एक मिनट, यहाँ पर एक a छूट गया ना। mg का वैल्यू कितना हो जाएगा? रो इंटू वी, वेट 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 वेट, हाँ, m का वैल्यू हो जाएगा, ये तो हो गया रो का वैल्यू, इंटू वॉल्यूम हो जाएगा कितना? क्रॉस सेक्शन एरिया a, और टोटल लेंथ है अगर l, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ है l, तो रो इंटू वी इंटू जी, हाँ, माइनस बायोंट फोर्स कितना हो जाएगा? इस लिक्विड का कुछ ना कुछ डेंसिटी है, दैट इज द रो ऑफ वाटर, मैं लिख सकता हूँ रो ऑफ वाटर इनटू कितना वॉल्यूम सबमर्ज हो गया अंदर, ये सबमर्ज कितना हो जाएगा? एरिया इंटू एक्स, ये हो गया एरिया इंटू एक्स, रो इंटू वी इंटू जी, दैट शुड बी द इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? मास को इधर ला करके डिवाइड कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए इज इक्वल टू, क्या हो गया, क्या हो गया? हाँ, मास को जब ला करके इधर डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा सिग्मा इंटू 10⁻³ इंटू ए इंटू एल इंटू जी डिवाइडेड बाय, एम का भी वैल्यू सेम होगा, सिग्मा इंटू 10⁻³ इंटू ए इंटू एल, ये कट जाएगा, माइनस यहाँ पर है रो ऑफ वाटर इंटू ए इंटू एक्स इंटू जी डिवाइडेड बाई मास का वैल्यू हो जाएगा सिग्मा इंटू 10⁻³ इंटू ए इंटू एल, ए काट दीजिए,
10⁻³ रो ऑफ वाटर, ये भी कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा? हमारे पास बच जाएगा ये वाला, देखिए g माइनस gx डिवाइडेड बाई सिग्मा इंटू एल, सिग्मा इंटू एल। जी को कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां से बचेगा 1 माइनस एक्स बाई सिग्मा इंटू एल। दिस विल बी द एक्सेलरेशन। करेक्ट? यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Now this acceleration should be equals to v dv by dx. So a into dx should be equals to v into dv. लिमिट लगा दीजिए। जब x मतलब पूरा का पूरा रॉड डूबा हुआ नहीं था, x इक्वल टू 0 था, तो वेलोसिटी हमारा कितना था? 0। जब रॉड पूरा सिंक हो गया, x इक्वल टू l होगा, तो वेलोसिटी कितना होगा? नहीं पता। पुट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन हियर इन द टर्म्स ऑफ x, इसको इंटीग्रेट करें, लिमिट 0 से l पुट करें, वेलोसिटी आ जाएगा। Yes, sir. अब हो जाएगा। ओके, लेट्स एंड हियर। Okay. Thank you everyone, thank you for joining.